नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ऋतुपर्णा आज आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दो कविताएं जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इस कविता में जो उत्साह कविता है और अट नहीं रही है उसके अभ्यास के प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम और बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नज़र आते हैं। समाज में क्रांति लाने के लिए विनम्रता की नहीं उग्रता की आवश्यकता होती है। बादलों की उग्रता उनके गर्जन में छिपी होती है जिससे लोग सजग हो जाते हैं। या फिर अगर आप लोग दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि निराला जी एक विरोधी कवि हैं। वे समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास रखते थे जो ओज और जोश पर निर्भर करती है। ओज और जोश के लिए ही कवि बादलों के लिए गर्जना करता है। इसका दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। अब यहाँ पर हम इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि यह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। वह बादलों से गरज गरज कर सारे संसार को एक नया जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देता है। जिसके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है कि कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों के गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए उनको तैयार करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि बादल जो शब्द प्रयोग किया है इसके अर्थ कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है तो दूसरी ओर वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। इसका दूसरा उत्तर अगर आप लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कविता में बादल जो है निम्नलिखित 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। इसको हम पॉइंट्स में मेंशन कर देंगे कि 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है क्रांति के दूत और समाज में बदलाव लाने हेतु लोगों में उत्साह भरने वाले के रूप में जो है बादलों का आह्वान करता है, बादलों का अर्थ करता है। दूसरा है पॉइंट नंबर 2, लोगों के कष्ट और ताप हर कर शीतलता देने वाले के रूप में। और इसका तीसरा पॉइंट जाएगा जल बरसाने वाली शक्ति विशेष के रूप में। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। इसका उत्तर जो है वो इस प्रकार से है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। सेकंड पॉइंट में आएगा ललित ललित काले घुंघराले।
तीसरा पॉइंट है इसका विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। और चौथा पॉइंट है इसमें विकल विकल उन्मन से उन्मन। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है नाद सौंदर्य विद्यमान है। उसके बाद आपका प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों में कविता को उतारिए। यानी कि आप अपनी इच्छा से कोई भी एक कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगली जो कविता है जिसका नाम है अट नहीं रही है, उसके जो हैं अभ्यास के प्रश्न इस प्रकार से हैं कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता के किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा की पुष्टि होती है। अब यहाँ पर हम उत्तर ये दे सकते हैं कि छायावाद जो है एक प्रमुख विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। यह बात अट नहीं रही है। कविता निम्नलिखित पंक्तियों से पुष्ट होती है या पुष्टि करती है इसकी जो ये पंक्तियां हैं, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो आँख हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन की सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में जो है यहाँ पर ये बात जो है स्पष्ट होती है। और दूसरी और पंक्तियाँ हैं जैसे पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर जो है कवि को हरे पत्तों और लाल पत्तों से लाल कोपलों से जो भरी हुई डालियाँ हैं, बीच बीच में खिले सुगंधित फूलों की शोभा बिखरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कंठों में सुगंधित फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। कवि की अज्ञात सत्ता रूपी प्रियतम वन की शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हैं और अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा न सकने के कारण चारों ओर बिखर रही है। कवि ने अपने मन के भावों की प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर इसको व्यक्त किया है। सेकंड प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। यहाँ पर जो है हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन में चारों तरफ सौंदर्य बिखर गया है। पेड़ पौधों पर पत्तियां आ गई हैं। ये लाल हरी पत्तियां उनका सौंदर्य बढ़ा रही है। पेड़ पौधों पर खिले फूल देखकर लगता है जैसे फूलों की माला धारण कर रखी हो। यह सौंदर्य आँखों को अपनी ओर खींच रहा है। या फिर आप इसका उत्तर दूसरी प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अज्ञात सत्ता रूपी कवि के प्रियतम प्रभु फागुन की सुंदरता के कण कण में व्याप्त है। उनकी श्वास के द्वारा प्रकृति का कोना कोना सुगंध से आपूरित है। वहीं कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं भरते थे। उनमें विशेष आकर्षण था जिससे कवि अपनी आँख हटाना नहीं चाहता। उसकी दृष्टि हट नहीं रही है। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। यहाँ पर उत्तर हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है। फागुन महीने में प्रकृति अपने असीम और अद्वितीय सौंदर्य को बिखराए सर्वत्र व्याप्त रहती है। उसकी व्यापकता बाग, घर, उपवन, तन मन आदि सभी जगह दिखाई देती है। खुशबूदार हवाओं के रूप में वह घर घर में व्याप्त है, तो लाल हरी पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों के रूप में वह उपवन और बाग बगीचों में व्याप्त है। इस प्रकार वह सुगंध और नवीन कल्पनाओं की उड़ान भरती हुई तन मन में व्याप्त है।
अगर आप इसका उत्तर दूसरी प्रकार से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा नहीं पाती, इसलिए वह हर तरफ फूट पड़ती दिखाई देती है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया है। वह परम सत्ता अपने श्वासों से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। प्रकृति की व्यापकता ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है। वह वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भरकर शोभा देता है। प्रकृति की व्यापकता नैसर्गिक सौंदर्य से की मूल आधार है। इसका चौथा प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अब यहाँ पर उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे भरे पत्तों से लद जाती हैं। लाल लाल कोपलें अपार सुंदर लगती हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार सी छा जाती है। इससे वन की शोभा का वैभव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर प्रकट हो जाती है, जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस ऋतु में ना गर्मी का प्रकोप होता है, ना ही सर्दी की ठिठुरन। इसमें ना तो हर समय वर्षा होती है और ना ही पतझड़ से ठूठ बने वृक्ष यानी कि सूखे जो वृक्ष हैं। यह महीना तो अपार सुखदायी बनकर सबके मन को मोह लेता है। अगला प्रश्न है कि इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। अब इसमें हम जो निराला जी हैं इनकी सौंदर्य की विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे जो भाव सौंदर्य है उसमें हम लिख सकते हैं कि निराला के काव्य का प्राकृतिक चित्रण अनूठा है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित हुआ है। जो शिल्प सौंदर्य है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निराला जी का काव्य शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि का है। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। उनकी भाषा में गेयता है। उन्होंने सामान्यतः संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परहेज नहीं किया है। उनके काव्य में मानवीकरण अलंकार बहुलता से मिलता है, जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर कर देते हो। ठीक है, ये तो थे आपके अभ्यास के प्रश्न जो यहाँ पर जो हैं अब ख़त्म हो गए हैं। अब कुछ जो है मैं आपको आज ये वीडियो भेज रही हूँ। कल आप इसको कुछ इन प्रश्नों को जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए और कल जो मैं इस पाठ का असाइनमेंट आपको दूँगी। थैंक यू।